ओके, अब हम इस ऑर्गेनॉमिक्स के लेक्चर में थोड़ी डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमने पहले 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी ऑर्गेनॉमिक्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी की। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे आते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या था। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के एक्चुअली ये बिलीव किया गया कि जब ये तब से ओरिजिनेट किया ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, जब लोगों ने सोचा कि वाई कि ये सिर्फ ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करके घर भेज दें, ये सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ सिम्टम्स की इरेडिकेशन, सिम्टम्स को हटाना अलोन इज़ नॉट यानी क्या सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है, ठीक है। इससे कंप्लीट रिकवरी नहीं होती पेशेंट की। तो उन्होंने इसका चीज़ पे काम किया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी को प्रिडिक्ट किया on a belief that eradication of disease alone is insufficient for complete recovery, ठीक है, कि eradication of disease सिर्फ alone जो है वो insufficient है complete recovery के लिए, ठीक है। वहाँ से OT की एक नई शुरुआत हुई, ठीक है, नया इन्वेंशन हुआ कि OT की ज़रूरत है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब ये OT ऑक्यूपेशनल थेरेपी की शॉर्ट फॉर्म है, ये हम OT ऑपरेशन थिएटर को नहीं कह रहे, ठीक है, ये OT ऑक्यूपेशनल थेरेपी की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इन्होंने फिर इस तरह से कहा कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बिफोर द एडवेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बहुत से इंडिविजुअल्स जो थे ना वो इंजर्ड हुए, इल हुए, हॉस्पिटलाइज होते थे, ट्रीट होते थे, डिस्चार्ज हो जाते थे, मगर वो अनएबल होते थे कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें जिस तरह से वो फिजिकली या मेंटली उस इंजरी से पहले काम करते थे ना। यानी अगर एक बंदा आप ले लेते हो जो डिसेबल हो गया, ठीक है, वो डिसेबल हो गया है, वो पाँव से काम नहीं कर सक रहा, ठीक है, अगर वो 2 से 3 महीने पाँव से बिल्कुल काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और जब वो रिकवर होकर बाहर जाएगा, ठीक है, एक नए तरीके से फिजिकली और मेंटली वो एग्जॉस्ट हुआ होगा, वो बंदा एक दोबारा से उस सोसाइटी में काम नहीं कर सकता जिस तरह से वो पहले करता था। जो वो काम करता था हो सकता है वो भी भूल जाए, अगर 6-7 महीने की रिकवरी के बाद वो वापस जाता है प्रोग्नोसिस के बाद, तो जब वो ट्रीटमेंट के बाद वापस जाएगा तो हो सकता है कि वो बंदा अपने आप को रिकवर उस तरह से ना कर सके, ठीक है, इसलिए हमें OT की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब OT की बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारे पास ज़रूरत इस वजह से थी कि एक सबसे पहला जो ओरिजिनेटर था ना OT का, उन्होंने जिनको हम कहते हैं जॉर्ज बैर्टन, उन्होंने सबसे पहले चीज़ ये ओरिजिनेट की थी कि जो हमारे पास OT है ये क्या किस वजह से ज़रूरत है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास OT है ये ओरिजिनेटर OT के ओरिजिनेटर ने ये उन्होंने कहा था कि ये जो थे ना ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट थे, ठीक है, या क्लाइंट थे ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल में, ठीक है। इन्होंने काफ़ी टाइम एक्सटेंसिव टाइम एक्सपेंड किया था जो हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल में। वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ की थी, उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि जो हमारे पास है ना हमें एक एडिशनल थेरेपी इसमें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। सिर्फ हम ट्रीटमेंट जो देख के ना पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते, हमें एक एडिशनल थेरेपी की वहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। और फिर वो एडिशनल थेरेपी जो थी वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहलाएगी, ठीक है। मुझे पता है कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक्चुअली बैकग्राउंड था क्या, ताकि हमें ऑर्गेनॉमिक्स को समझने में आसानी हो, ठीक है। फिर 1914 में उन्होंने एक ओपन की, तो उन्होंने उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल से निकलने के बाद बहुत से प्रोफेशनल्स के साथ काम किया था जिन्होंने इनके एबिलिटीज़ को बहुत स्ट्रेंथ किया था। उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया, उन्होंने अपने आप की फिजिकली मेंटली स्ट्रेंथन के लिए काम किया सारा कुछ। फिर 1914 में उन्होंने ओपन किया कंसोलेशन हाउस जो प्रोवाइड करता था सर्विसेज, ठीक है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता था जैसे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हमें चाहिए या जिससे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चाहिए था, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि बहुत से और भी फाउंडर्स थे, उन्होंने भी OT पे जो सेम बिलीव था कि हमें एक बंदे का टाइम लेना, एक बंदे का टाइम चाहिए, उसमें पर्पस क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है, उसमें स्ट्रेंथ, रिजर्व फोर्स, नर्व्स, मेंटल पॉइंट, सारे एलिमेंट्स को टुगेदर एज अ करेक्टर हमने लेके उनके ऊपर बेसिस काम करनी थी, ठीक है। अब बेसिक बिलीव इन लोगों का ये था ना कि एक टाइम लेके उन्होंने कहा सेम बिलीव था ऑक्यूपाइंस वन टाइम डूइंग समथिंग ऑफ पर्पस आर बोथ एज अ वैल्यूएटिव टेस्ट एंड एज टूल फॉर स्ट्रेंथनिंग रिजर्व फोर्स, नर्व एंड मेंटल पॉइंट्स एंड ऑफ द सेवरल एलिमेंट्स दैट वी टुक टुगेदर एज अ कैरेक्टर। बेसिकली हमने ये चीज़ देखनी थी कि हमने सारे एलिमेंट्स को ना, स्ट्रेंथ होगी, रिजर्व फोर्स होगी, नर्व एंड मेंटल पॉइंट्स, सारे एलिमेंट्स को हमने बहुत से एलिमेंट्स को इकट्ठा लेके एक बंदे का कैरेक्टर डेवलप करना था। क्योंकि मोस्टली जब पेशेंट रिकवर होकर बाहर जाते हैं तो उस तरह से उसकी रिकवरी नहीं होती, तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ऐसे स्किल ट्रीटमेंट देते। हमने पीछे डेफिनेशंस में भी पिछले लेक्चर में यही पढ़ा था कि स्किल ट्रीटमेंट है जो हमारे पास हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि अचीव इंडिपेंडेंस हो जाए, उनकी जो लाइफ की इंडिपेंडेंस जो पहले थी जब इंजरी हुई थी उससे जो पहले इंडिपेंडेंस थी वही इंडिपेंडेंस वापस आ जाए। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम ये चीज़ देख रहे होते हैं, ठीक है।
फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके फाउंडर्स ने काफ़ी हद तक इस पे काम किया कि इसको किस तरह से पर्पसफुल बनाया जाए, क्या क्या वीकनेस इसकी रिड्यूस करनी है, पेशेंट में क्या क्या वीकनेस है जिनको काम करना चाहिए, ये सारा कुछ आया था। ठीक है, फिर हम चलते हैं, एक और फाउंडर है हमारे पास, हम उनकी तरफ चलते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा था उन्हें। ठीक है, डॉक्टर एडोल्फ मेयर। ठीक है, उन्होंने अपने कोलीग से कहा था कि वो शिकागो के पैथोलॉजिकल सोसाइटी इन 1893 उन्होंने कहा था कि वहाँ पे जो कोलीग्स थे उनके शिकागो में, उन्होंने उनसे काफ़ी हेल्प ली थी, उन्होंने उनसे ओपिनियंस ली थी टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस पे जो हमारे लिए बेस्ट है कि अगर पेशेंट के जिस टाइम ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम उसको वो काम कह सके ताकि वो उसके साथ साथ अपनी मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट भी कर सके, ताकि जब वो यहाँ से या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस बाहर जाए सोसाइटी के साथ तो वो इंटरेक्ट करने में उसके लिए आसानी हो। ठीक है, for their opinion on the types of occupations that could best be used during patient treatment। ठीक है, उसमें जो सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ये था कि गार्डनिंग आप करवा सकते हो, वार्डर्स शॉप वर्क करवा सकते हो, मेटल एंड लेदर वर्किंग, बुक बाइंडिंग, कारपेंट्री, काफ़ी और भी हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसे काम हैं जो हम पेशेंट से करवा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि ये इनको कंसीडर नहीं किया जाता था, ये ऐसी नहीं थी कि सिर्फ इनको कंसीडर किया जाए कि ये लेजर एक्टिविटीज़ है, नहीं, ये सिर्फ लेजर एक्टिविटीज़ नहीं बल्कि इनको ऐसे भी हम एक असाइनमेंट के तौर पे पेशेंट को दे सकते थे कि जो रिहैब के पेशेंट्स हैं वो एज असाइनमेंट यूज़ करें कि जब फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो वो यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद अपने एम्प्लॉयमेंट या अपने जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं वो उसमें भी उनको हेल्प दें। तो उनको ऐसी एक्टिविटीज़ भी आप परफॉर्म करवा सकते हैं जो उनको जब एम्प्लॉयमेंट या जब वो यहाँ से डिस्चार्ज हो तो वो जब अपना काम करना शुरू करें तो वो उसमें भी इनको सपोर्ट दे। ठीक है, तो ये सारी थी मेन ओटी का काम ये था। ठीक है, फिर हम चाह जाते हैं कि इसका मेन फोकस होता है कि इंक्रीज फिजिकल और मेंटल फंक्शनिंग को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, और रिटर्न करते हैं पेशेंट को टू द फंक्शन स्टेटस इन सोसाइटी। यही मैं बात करती थी कि सोशल सोसाइटी में हमने पेशेंट को वापस लेके जाना होता है। ऑक्यूपेशन थेरेपी बेसिकली सारा काम जो है वो इसी चीज़ पे कर रही होती है कि हमने पेशेंट को रिटर्न करना होता है फंक्शन स्टेटस जो सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हम ले लेते हैं, वो अब हाथ से काम नहीं कर सक रहा, उसका एक हाथ सही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से काम करवाते हैं कि वो अपना दूसरा हाथ इस तरीके से यूज़ करना शुरू कर दे कि जब वो बाय एम्प्लॉयमेंट खुदा न खास्ता उसका वो हाथ ठीक होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो अपना उसको दूसरे हाथ के साथ हम कुछ ऐसी क्रिएटिविटी उसके अंदर डेवलप करवा देते हैं जब पेशेंट इन ड्यूरिंग हमारे पास ट्रीटमेंट है या उस टाइम ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट उसके पास जाके ये काम करवा सकता है कि उसके बाद जब वो बाहर जाए या जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करे तो वो फंक्शनली एक्टिव हो। ठीक है, वो फंक्शनली अपने आप को उस तरह से प्रोड्यूस कर सके ताकि वो अपने दूसरे जो लेफ्ट हैंड है या जो दूसरा हाथ है उसके साथ। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो हम इसको मैनेज करके करते हैं। ठीक है, इफ़ दे केयरफुली चूजन द क्राफ्ट्स द हैबिट्स एंड द स्किल्स नीडेड फॉर रिहेबिलिटेशन एम्प्लॉयमेंट कुड बी लर्न एंड ट्रांसफर्ड फॉर, यही मैंने कहा कि वो अपनी जॉब्स में उसको काम कर सकते हैं। वो अगर केयरफुली वो अपने क्राफ्ट्स को चूज़ करते हैं अपने जब फारिग टाइम में जो वो काम कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो उनकी जॉब्स में काफ़ी हेल्प करे। ठीक है, क्राफ्ट जो हम करेक्टराइज कराते हैं इस तरह से कि फिजिकल मूवमेंट जैसे अपर बॉडी लोअर बॉडी मूवमेंट्स होगी, नेक की मूवमेंट्स होगी, इस तरह से बैलेंस कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्सिटी पेस स्टिमुलेशन लेवल प्रोवाइडेड लेवल ऑफ सॉल्विंग skills initial cost final product use level of concentration needed initiative required voice created amount of mental capacity रिक्वायर टाइप ऑफ क्लाइंट, ये सारा इसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना क्राफ्ट की कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है फंडामेंटल गोल है क्या ओटी का। फंडामेंटल गोल ओटी का ये है कि एनहांस करते हैं कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन टू परफॉर्म विद satisfaction to self and other tasks and roles essential to productive lives and to the mastery of self and the environment। बेसिकली मैंने यही चीज़ कहा कि वो अपनी ऐसी कैपेसिटी को इन्हांस करवा देते हैं पेशेंट की। फंडामेंटल गोल इनका यही है कि वो लाइफ स्पैन के लिए उसके ताकि वो जो परफॉर्म करे वो जो काम वो परफॉर्म करे वो सेटिस्फेक्शन के साथ करे, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ करे, टास्क इजीली परफॉर्म करे, प्रोडक्टिव हो लाइफ के लिए, और जो मास्टरी स्किल्स हैं या जो एनवायरनमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल गोल यही है। ठीक है, services typically include the following: customized treatment programs to improve one's ability to perform daily activities। बेसिकली हम ऐसा ट्रीटमेंट कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्रोग्राम करवाते हैं कि जो इम्प्रूव करवाता है एक वंस एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ को, एक की ऐसे इम्प्रूव करवाते हैं कि ऐसा प्रोग्राम कस्टमाइज प्रोग्राम है जो एक की एबिलिटी को डेली एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली इंक्रीज या इम्प्रूव करवाते हैं। ठीक है, comprehensive home and job sites evaluation with adaptation recommendations
ओके फिर हम कहते हैं कम्प्रिहेंसिव होम एंड जॉब साइट्स एवेलुएशन विद अडेप्टेशन रिकमेंडेशन। बेसिकली कम्प्रिहेंसिव होम और जॉब्स की साइट्स की वैल्यूएशन करवाना हमारे पास ये होता है कि अडेप्टेशन रिकमेंडेशन, ताकि वो इस चीज़ के साथ अडेप्ट हो जाए, वो इजीली उसको अडेप्ट करने के बाद उसको अप्लाई कर सके, ठीक है, एवेलुएट कर सके। परफॉर्मेंस स्किल्स असेसमेंट, परफॉर्मेंस स्किल्स असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट पे काम करें, असेसमेंट करवाते हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी असेसमेंट भी करवाते जाते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस स्किल्स है, ठीक है, उनके असेसमेंट और फिर उनके साथ साथ उसके ट्रीटमेंट के किस तरह से उसको ट्रीट करें उसके साथ, ठीक है। अडेप्टिव इक्वापमेंट्स रिकमेंडेशन एंड यूजेज ट्रेनिंग के हम उसमें अब बेसिकली हमने अडेप्टिव इक्वापमेंट रिकमेंडेशन हमारे पास ये है कि हमने ये कह दिया इक्वापमेंट्स, या हम कहते हैं कि जो वो अडेप्ट करा है, अब जब पेशेंट या बंदा अडेप्ट कर रहा है उनके इक्वापमेंट्स को, ठीक है, ऐसे इक्वापमेंट जो हमने रिकमेंड किए हैं, ठीक है, उनकी यूजेज, उनकी ट्रेनिंग, उनको कैसे यूज़ करना है उसकी ट्रेनिंग, ये सारा कुछ स्किल्स जो होते हैं ना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस फॉर फैमिली मेम्बर्स एंड केयर गिवर्स, और जो गाइडेंस हम देते हैं फैमिली मेम्बर्स या केयर गिवर्स को, उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से इनके साथ हेल्प करनी है, किस तरह से इनकी मेंटली फिजिकली आपने हेल्प करनी है, ये सारा कुछ हम सर्विसेज जो हम टिपिकली प्रोवाइड करते हैं ओटी के थ्रू, ठीक है। फिर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को ना अवेयर होना चाहिए किन किन चीज़ों के बारे में, क्लाइंट्स की करंट सिचुएशन के बारे में, ठीक है, जो उसका पेशेंट है उसकी करंट सिचुएशन के बारे में उसको अवेयर होना चाहिए। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव लिमिटेशंस एंड कैपेबिलिटीज़, देयर पोटेंशियल एबिलिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़, यानी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव हमारे पास लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में उसको पता होना चाहिए थेरेपिस्ट को, ठीक है, जो पेशेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी पोटेंशियल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसकी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिमांड्स क्या है पेशेंट की, वो पता होनी चाहिए। परफॉर्मेंस कैपेटेंसीज और उसकी लिमिटेशंस, पीपल विदाउट इंजरीज टू बी एबल टू असेस वेदर अ क्लाइंट इज़ फंक्शनिंग विद इन नॉर्मल रेंज। ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट जो है ना वो नॉर्मली फंक्शन अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसको कंपेयर करवा के बाकी नॉर्मल पीपल्स के साथ ही जिनको इंजरी नहीं हुई, ठीक है। इस तरह से कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ऐसी है कि हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ आर्टिकल्स थे, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं ऑक्यूपेशन थेरेपी पे जो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव हुए थे। फर्स्ट आर्टिकल जो ओटी का लिटरेचर का था वो उन्होंने यूज़ किया था एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स को, उसको इस्टेब्लिश करवाया था हैस ने, हम इसको कर रहे थे अंडरलाइन, हैस ने करवाया था, ठीक है, हैस ने करवाया था इन लेट 1920s एंड अर्ली 1930, यानी स्टार्ट 1930 के स्टार्ट में और 1920s के एंड में उसने ये सारा आर्टिकल करवाया था। उस आर्टिकल का नाम था एर्गोनॉमिक्स फॉर स्पेशल पॉपुलेशन। ये इसने इसलिए डिज़ाइन करवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था कि जो बेड रिटर्न पेशेंट्स होते हैं ना उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनवा सके कि किस तरह से हमने ऑर्गोनॉमिक्स उन पर अप्लाई करनी है, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल जो था वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ओटी था, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के ऊपर था, ठीक है। वो प्रिंसिपल्स ऑफ ओटी की कॉम्बिनेशन था हॉस्पिटल की नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल्स, ठीक है, ये था कि क्लाइंट्स वर असाइंड टू बिल्ड फोल्डिंग चेयर फॉर द हॉस्पिटल्स that encourage good postures, help hasten recovery, maintain health and increase productivity through the principles of anatomy, ठीक है। वो ये कि फोल्डिंग चेयर्स बनवाई थी हॉस्पिटल्स के लिए, जो हमारे पास हेल्प किया था, जिसने इंकरेज किया था कि गुड पोस्चर्स बन जाएंगे, रिकवरी होगी पेशेंट की, ठीक है, उसकी मेंटेन होगी हेल्थ, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटमी, ठीक है। ये सारा कुछ हमने दो आर्टिकल्स थे, फर्स्ट और सेकेंड आर्टिकल्स, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं फिजिकल थेरेपी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के। एक्चुअली अगर मुझे लगता है जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जो वीडियो देख रहे होंगे वो फिजिकल थेरेपी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो फिजिकल थेरेपी के काफ़ी लोगों को पता भी होगा इंट्रोडक्शन, लेकिन फिर भी मैं एक डिटेल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अमेरिकन वुमेंस फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, सबसे पहले जो एसोसिएशन बनी थी वो अमेरिकन वुमेंस फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन थी, जो 1921 में बनी थी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट हो गई अमेरिकन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन में 1930 में। फिर अगेन उसका नाम चेंज करके अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन कर दिया गया 1940 में, ठीक है, जिसको हम सब एप्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अर्ली फंडामेंटल इंटेंशन ऑफ फिजिकल थेरेपी की अर्ली जो फंडामेंटल इंटेंशंस थी वो ये थी कि हमने पेशेंट को असेस करना है, प्रिवेंट करना है, उसके ट्रीटमेंट करना है, उसके मूवमेंट के डिसफंक्शंस के ऊपर
फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, ताकि वो ओवरऑल गोल जो था ना उसका वो इन्हांस हो सके ह्यूमन की मूवमेंट और फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। जो हमने पीछे डेफिनेशंस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया वो पिछली वीडियो में, ठीक है, वो मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही, ठीक है। गोल ऑफ अर्गोनॉमिक्स इन इंजरी प्रिवेंशन ये था, गोल ऑफ अर्गोनॉमिक्स इन इंजरी प्रिवेंशन ये था, ये इसलिए डिज़ाइन हुआ है, गोल ऑफ अर्गोनॉमिक इन इंजरी प्रिवेंशन ये है कि ये डिज़ाइन हुआ है इज टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स, ये इसलिए है कि मेन इसका अर्गोनॉमिक्स का क्या इंजरी प्रिवेंशन में काम है, डिज़ाइन प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करवाने में, प्रोसेसेस प्लेसेस टू एनहांस ह्यूमन परफॉर्मेंस बाय सिमल्टेनियसली कीपिंग द एनवायरनमेंट सेफ, ठीक है। एनवायरनमेंट सेफ, अब इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करवाते हैं जो हमारे पास ह्यूमन की मूवमेंट या परफॉर्मेंस को इन्हांस करवाने में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इन्हांस प्रोवाइड करते हैं। अब फिजिकल थेरेपी में ना हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल अर्गोनॉमिक्स के काफ़ी हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, जो हम वॉकिंग एड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉकिंग एड्स में भी हम काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड यूज़ करते हैं, ठीक है। एक डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो है, फिजिकल थेरेपिस्ट यूज नॉलेज ऑफ ह्यूमन इमोशन टू इवैल्यूएट सेफ एंड इफेक्टिव वर्किंग पोस्चर्स। फिर बेसिकली हम फिजिकल थेरेपिस्ट जो है ना, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमने सारा काम जो होता है वो ह्यूमन की मूवमेंट, मोशन, इसकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट का एक ऑर्गोनॉमिक टीम में होना या एक ऑर्गोनॉमिक्स के लिए एक ऐसी टीम जहाँ पे हमें ज़रूरत है फिजिकल थेरेपी, वहाँ पे सारा काम ये होता है कि ये ह्यूमन मोशन पे वर्क कर रहे होते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है, ताकि हमें इवैल्यूएट करवा सकें और एक सेफ और इफेक्टिव वर्किंग पोस्चर्स परफॉर्म करा सकें। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि अगर खुदा ना खास्ता कि एक बंदा है कि हम उसको प्रिवेंट, अगर हम फिजिकल थेरेपी से एक बंदे को प्रिवेंट कराना चाहते हैं, हम उसको कहेंगे गर्दन ज़्यादा झुका के ना बैठो क्योंकि नेक डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। हम फिर दूसरा उसको कहेंगे कि ज़्यादा जो है आप थंब का यूज़ ना करें, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, जो बंदा टाइपिंग करता है उसको ज़्यादा टाइपिंग जो है वो बंदा ज़्यादा करता है, अब हम उसके पोस्चर कुछ ऐसा करवा सकते हैं ना, हम उसको कहेंगे कि अगर तुम टाइपिंग ज़्यादा करते भी हो तो कुछ इस तरह से पोस्चर आप ना अप्लाई करें कि आपके जो है वो रिस्ट के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े। आप उसके रिस्ट के ऊपर जब ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा या कुछ इस तरह से, तो कार्पल टनल सिंड्रोम के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम फिजिकल थेरेपिस्ट जो है ऑर्गोनॉमिक्स के साथ मिल के हेल्प करवा के कुछ ऐसी मशीन्स या कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करवा सकते हैं कि हम उनको फिजिकल थेरेपी में यूज़ करवा के उनकी प्रिवेंशन करवा सकते हैं कि ये इंजरीज ना हो, ठीक है। फिजिकल थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो हु वर्क इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट also evaluates the limitations and the capabilities of workers with injuries, ठीक है। हम उनकी लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, evaluate कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ occupational therapist, physical therapist कर सकते हैं। and the demands of the work role to establish treatment arrangements for those individuals। बेसिकली हम यही कर रहे हैं ना कि हम पहले उनको असेस कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या क्या है उसका evaluate करते हैं कि उसकी जो इंजरीज हुई हुई हैं उन पर कैसे काम किया जा सकता है। फिर हम ये कहते हैं कि उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंगली हम एक इस्टेब्लिश करते हैं ट्रीटमेंट और फिर उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं पेशेंट के ऊपर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बेनिफिट्स फॉर कंपनी इज हैविंग ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपिस्ट ऑन एन ऑर्गोनॉमिक टीम। बेसिकली अगर किसी कंपनी में ऑर्गोनॉमिक टीम बने, फिजिकल थेरेपिस्ट अगर वहाँ पे है तो क्या क्या हेल्प मिल सकती है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगर वहाँ है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ एम्प्लॉयज़ रिटर्निंग टू वर्क अर्लियर। जाहिर सी बात है जब एक मूवमेंट थेरेपिस्ट होगा, यानी एक एज अ मूवमेंट थेरेपिस्ट अगर हम एक इमोशन या हम सारा काम ह्यूमन की मूवमेंट पे कर रहे हैं तो अगर वो साथ होगा तो वर्क पे रिटर्न आने पे आसानी हो जाएगी, जल्दी इंप्रूव करेगा ट्रीटमेंट, ठीक है। मैचिंग वर्कर कैपेबिलिटीज़ विद वर्कर डिमांड्स। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमें पता है कि वर्कर की कैपेबिलिटीज़ क्या है, अगर वो क्या चाहता है क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, फिर उसके वर्कर की डिमांड के अकॉर्डिंगली हम उसको मैच करके सारा काम करवा सकते हैं। फिर ये पे हम प्रिवेंट करवा सकते हैं इंजरी, जैसे मैंने अभी बताया कार्पल टनल सिंड्रोम को प्रिवेंट कराने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। थेरेपिस्ट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ एन इंजरी और इलनेस अलॉन्ग विद नॉलेज ऑफ अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। जो है ना हमारे पास अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो था ना, उसने क्या किया था कि ये थेरेपिस्ट जो थे बेसिकली ना
अकॉर्डिंग टू अमेरिकन विद फिजिकली विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है ना, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम काम करें, ठीक है, जिसको हमने एडा कह दिया, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि एक थेरेपिस्ट जो है ना, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कितनी प्रोग्नोसिस हो, कितना टाइम लगेगा। अब प्रोग्नोसिस हम ड्यूरेशन कहते हैं ना ट्रीटमेंट, कितने ड्यूरेशन में उसकी रिकवरी हो सकती है, कितनी ड्यूरेशन में उस इंजरी या इलनेस की रिकवरी हो सकती है, उसके बारे में नॉलेज देते हैं अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एप्टा पे, अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, इस्टेब्लिश करते हैं गाइडलाइंस फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट। बेसिकली सारा काम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बेसिकली हमने यही चीज़ें पढ़ ली। अब काफ़ी वीडियो चैप्टर लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट में ऑर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गोनॉमिक्स में क्या क्या था, ऑर्गोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये सारा कुछ, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।